अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरे का प्रोडक्शन चल रहा था और एक्सरे के प्रोडक्शन में कौन सा वाला प्रोडक्शन कर लिया था हमने? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? हर एक वेवलेंथ मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक वेवलेंथ ऐसी थी उससे कम कभी नहीं मिलेगा। उस वेवलेंथ को हमने नाम दिया लैम्डा मिनिमम, जिसकी वैल्यू 12,400 अपॉन एक्सेलरेटेड पोटेंशियल आया था। इसका ग्राफ जो आया था कि इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल करते हैं हम एक्सरे की? एक्सरे कैसे इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल करते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स है। और एक्चुअल में पूछा जाए कि कैसे करना है, क्या आंसर जाएगा? फिलामेंट का टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर फिलामेंट का रखोगे कोलिज ट्यूब में, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और फिर एक्सेलरेटेड पोटेंशियल तो है ही, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, टारगेट मेटल पे टकराएगा, टारगेट मेटल पे टकराएगा तो एक्सरे का फोटोन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, सिंपल सी बात है। तो अच्छा, लेकिन इसमें भी जो ग्राफ बनता है, मिनिमम एक वेवलेंथ होती है ये मिनिमम वाली, और ये वाली वैल्यू जो है वो एक्सेलरेटेड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। उसके बाद में ऐसा ग्राफ आता है, ये वाला। नेक्स्ट आगे, अच्छा ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जब होता है ये एक तरह से कोलिजन ही है, लेकिन कोलिजन विदाउट कांटेक्ट। अब अगला आने वाला है कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कोई स्पेसिफिक चीज नहीं मिलने वाली है। इसको एक और नाम बोला जाता है, ये बोला जाता है कॉलिजन विद कांटेक्ट। कांटेक्ट करके कॉलिजन होने वाला है। अच्छा, वैसे कॉलिजन किसका किस पर कर रहे हैं हम? जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फिलामेंट से गर्म करने पे जो निकला था उसका टारगेट मेटल पे। पिछली बार वाले में टारगेट मेटल के बीच बीच में से निकल गए थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना बीच बीच में से निकलेंगे, साथ में कुछ टकरा भी तो रहे होंगे। तो जब टकरा नहीं, वैसे मान लो एक टारगेट मेटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में से निकल गए होंगे बिना टकरा के, उन्होंने कंटिन्यूस प्रोड्यूस कर दिया होगा, और कुछ ने उसी टाइम पर टकरा भी तो गए होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उन्होंने ये वाला प्रोड्यूस किया होगा। तो दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं और एक साथ एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो ये है कॉलिजन विद कांटेक्ट। तो हमने क्या बनाया सबसे पहले? ये है हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को एक नाम और देते हैं के शेल। ये दूसरा एल। कितने बनाएंगे? 8। ऐसे और आएगा, हम नहीं बना रहे। इसको हमने बोला के, चलो एक और बना दे, नाराज हो जाएगा। यहां भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये लो इलेक्ट्रॉन्स यहां बना दे। बाहर से क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए कैसे आ रहे हैं? भागते हुए कैसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया था किलोवोल्ट में, और किलोवोल्ट में दिया था तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बीच में से निकल जाए तो अट्रैक्शन के कारण घूम जाएगा। तो ये तो कॉलिजन विदाउट कांटेक्ट, और कॉलिजन विदाउट कांटेक्ट में यहां जो आएगा वो कंटिन्यूअस का आएगा और उससे एक मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगी। लेकिन एक ही थोड़ी ना आएगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, कुछ इधर से निकलेंगे, अरे कुछ ऐसे होंगे जो टकराएंगे भी। अच्छा, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने ब्लू कलर से बनाया ताकि तुम्हें पता चले क्या है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर से बना, ये इससे टकराएगा। अच्छा, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी, क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी होगा। V कौन सा? एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। Q की वैल्यू क्या रख दोगे? E। ये हमने बाहर से जो पोटेंशियल लिया था उसके कारण है। अच्छा, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये क्या इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बाउंडेड है क्या? इससे अट्रैक्ट कर रखा है। तो इसको निकालने के लिए इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी हुई तो निकाल लेगा। मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है x और ये वाली एनर्जी अगर x से ज्यादा हुई तो इसको देके निकाल लेगा। तो जैसे ही निकाला तो एक चीज तो हमें यहां पर मिली कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इधर बाहर आ गया, ये वाला। और दूसरा वो जो इलेक्ट्रॉन आया था
वो इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर वाला वो भी निकल गया, टकराया ना, ऐसे थोड़ी ना उसकी जगह ले ली, टकरा कर बाहर निकल गया। ये वो है जो हमने फिलामेंट से टेम्परेचर बढ़ाकर बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकाला था, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो यहां से निकला, और जब ये यहां से निकला तो यहां पर क्या बन गया, एक खाली जगह, वैकेंसी। और जैसे वैकेंसी है तो यहां से हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे और इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन कहां से कहां रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आया, कुछ याद आ रहा है ये किसने बताया था, बॉन्ड। अरे जब भी मैंने बोला था ऑर्बिट्स के बारे में ट्रांजिशन, फोटो इलेक्ट्रिक में भी क्वेश्चन था 12.09 या 75 कुछ आंसर था। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांजिशन ऑर्बिट्स के बीच में होता है, ये सब बताया था बोर ने। यानी कि ये वाला एक्सरे बताने के लिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बोर का मॉडल यूज किया था, बोर का मॉडल यूज किया था, अभी हम उस पर आएंगे। अच्छा कौन सी ऑर्बिट है, सेकेंड, सेकेंड से किस में आ रहा है, फर्स्ट में, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तो फिर तो एनर्जी कम हो गई तो कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं गायब हुई होगी, और जो एनर्जी गायब हुई होगी वो एक्सरे का फोटोन बनाया होगा, और एक्सरे के फोटोन के फॉर्म में ये आ गया। अच्छा जैसे ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां भी खाली हो जाएगा, यहां भी खाली हो जाएगा, नहीं होगा, तो यहां खाली हो जाएगा, तब इसके ऊपर हायर यहां से इधर आएगा, और इस तरह से एक दूसरा नया फोटोन आ जाएगा, और ये फोटोन का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो कहानी के फॉर्म में अगर हम देखें कि एक्चुअल में हुआ क्या है, बिना कोलिजन के जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस हुआ था उस एनर्जी का फोटोन बाहर निकल गया था। इस बार इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कांटेक्ट हो रहा है कोलिजन के दौरान, और जिस इलेक्ट्रॉन से टकराया वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया वो भी बाहर आ गया, उस जगह पर कैविटी हो गई, एक खाली जगह, वैकेंसी आ गई, तो ऊपर से हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचेंगे, तो फिर जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हायर से लोअर, नीचे तो लोअर चाहिए, ऊपर तो हायर थी, तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एक्सरे के फोटोन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अच्छा एक्सरे के फोटोन के फॉर्म में क्यों बाहर निकला, ये भी एक क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन किया था वापस से फोटो इलेक्ट्रिक में, उसमें हमने बोला था थर्ड एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 से 1, और वहां से जो फोटोन निकला था उससे हमने फोटो इलेक्ट्रिक करवाया था, याद है क्या, पढ़ते लैंग्वेज में भी ये लिखा होगा शायद क्वेश्चन में, कि जो फोटोन जो निकल रहा है उसको किसी एक सीजियम मेटल पे, किसी मेटल पे गिराया है, किसी पे, यार वहां पर 4 से 1 में आ रहा है, तो लाइट का फोटोन बोल दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करवा दिया। यहां पर जब आ रहा है ट्रांजिशन तो यार यहां पर एक्सरे का फोटोन बोल रहा है, ये ऐसे कैसे डिसाइड कर रहे हैं। वहां पर एनर्जी डिफरेंस कितना था, 12.75। ये 12.75 किस एटम के लिए होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कभी, हाइड्रोजन में जो डिफरेंस 12.75 आया ना, उससे एक्सरे की एनर्जी नहीं निकली। लेकिन ये जो है ये Z = 30 से ऊपर वाले टारगेट मेटल का है, और शायद एनर्जी के बारे में पता हो, एनर्जी कैसे निकालते हैं, -13.6 × Z², Z जितना ज्यादा एनर्जी भी उतनी ज्यादा आएगी। तो यहां पर ये हैवी मेटल है, तो वहां पर बाय होता है या डिवाइड, मल्टीप्लाई होता है, 36 बाय समथिंग होता है यार, Z नहीं, एन तो ले ही नहीं रहा हूं, एन तो भी मान नहीं ले रहा हूं मैं, Z ले रहा हूं, अब क्या n², n² तो डिवाइड होता है, तभी तो कम होता है, वो तो वही तो बोला था जो मैंने उसके बारे में, n² तो डिवाइड में होता है, तभी तो 13.6 3.4 डिवाइड हुआ, तभी तो सेकंड ऑर्बिट में कम हो गया, और कम हो गया मतलब डिवाइड में होता है, और मल्टीप्लाई में Z² होता है, तभी तो Z² जो आता है उसके कारण वैल्यूज जो होती है वो हैवी मेटल्स के लिए वो एनर्जी ज्यादा आती है। और जब यहां पर तुम इस वाले में, क्योंकि टारगेट मेटल बहुत हैवी है, इसके तुम 4 से 3 में आओगे तो 12.75 नहीं, 12.75 × Z² वो आएगा, तो ज्यादा एनर्जी निकली, और ज्यादा एनर्जी के हिसाब से जो फोटोन निकला है वो एक्सरे की ज्यादा एनर्जी, इसलिए एक्सरे निकला है यहां पर। तो यहां पर हमें एक चीज पता चल गया कि क्या होने वाला। अच्छा अब ध्यान से सुने, हमने क्या बोला है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल क्रिएट वैकेंसी, वैकेंसी क्रिएट कर दी उसने, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वैकेंसी क्रिएट कर दी। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से n की वैल्यू सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ। कितना आएगा, 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। 10.2 तो हाइड्रोजन के लिए आता, सेकंड की एनर्जी -3.4, फर्स्ट की -13.6, तो डिफरेंस कितना है 10.2, लेकिन वो हाइड्रोजन के लिए आया, इंटू जेड स्क्वायर लगेगा। तो जो भी एनर्जी आएगी, जो भी एनर्जी डिफरेंस आएगा, अच्छा किस जगह पर एनर्जी किस जगह पर क्रिएट हुआ था, के शेल में। तो के शेल में अगर अच्छा इलेक्ट्रॉन के शेल में आया तो वैकेंसी यहीं बनेगी, और वैकेंसी यहां बनेगी तो सबसे पहले सेकंड से यहां आएगा। तो यहां पर शायद तुम्हें पता हो N2, N2 क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पता है क्या। और N1 क्या होता है, जहां से जहां पर जाना, N2 से N1, ये वो चीज है। तो यहां पर जो एक्सरे बनता है उस एक्सरे का नाम बोला जाता है के अल्फा। के नाम क्यों दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शेल पे टकराया था, और के शेल में टकराया तो के शेल में ही कैविटी बनी। अल्फा क्यों नाम दिया है कि जस्ट ऊपर सेकंड से, इसका मतलब क्या है, के अल्फा में सेकंड से फर्स्ट पर आया। क्योंकि फर्स्ट पर क्यों आया, क्योंकि वहां वैकेंसी थी के शेल में, कि वहां टकराया था। कहां से आया, सेकंड से। अच्छा अगर के बीटा भी होता है, के गामा भी होता है, के मतलब के में इलेक्ट्रॉन टकराया होगा, तो वैकेंसी कहां है, के में। बीटा मतलब अल्फा मतलब जस्ट इमीडिएट सेकंड से, बीटा मतलब 3 से 1 आ रहा है। थर्ड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की वैकेंसी पे आ गया, तो के बीटा ज्यादा एनर्जी है, थर्ड से 1 ज्यादा एनर्जी आई तो उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन ऐसे निकलने वाला है। के गामा मतलब 4 से 1 आएगा, तो अल्फा मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब डिफरेंस 1 का होना चाहिए, बीटा मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए, गामा मतलब 3 का डिफरेंस होना चाहिए। कहां पर आना है एंड में, के है तो 1 पर। ऐसे ही अगर मुझसे बोला जाए सेकंड, अच्छा फिर तो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट का नाम क्या होता है, एल। तो अगर मान लो एल अल्फा एक्सरे है, इसका मतलब कहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड पर। अच्छा अल्फा का मतलब 1 का डिफरेंस तो 3 से 1 पर आया होगा, के बीटा का मतलब 4 से 2 पर आया होगा, के गामा का मतलब 5 से 2 पर आया होगा। ऐसे ही के एल एम भी आएगा, एम अल्फा का मतलब एम मतलब 3 पर पहुंचा होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो आया होगा वो 3 पर गिरा होगा। कहां से गिरा होगा, 4 से। तो मतलब अल्फा मतलब 1, बीटा मतलब 2, गामा मतलब 3, तो डिफरेंस ही होता है। अब के, ये इसको बोलते हैं के सीरीज की एक्सरे, एल सीरीज की एक्सरे, एम सीरीज की एक्सरे। के सीरीज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन ले रहा है, क्यों ट्रांजिशन ले रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शायद के शेल पे टकराकर वहां खाली जगह बना गया है, और खाली जगह बना गया उसको फिल करने के लिए ऊपर से आ रहा है। अगर सेकंड से फर्स्ट पे आया के अल्फा, थर्ड से फर्स्ट पे आया के वाला ही आएगा, फर्स्ट पे आ रहा है तो के वाला, सेकंड पर पहुंच रहा है तो एल वाला, थर्ड पर पहुंच रहा है तो एम वाला। ऐसे सीरीज डिसाइड होती है। अब उसमें अल्फा बीटा गामा ये सब हो जाता है। ये चीज क्लियर है क्या। चलिए थोड़ा सा बोर मॉडल यूज करेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय Bohr model with मोस्टली करेक्शन। मराठी नहीं है नाम है उसका, क्या करें। क्या चीज है ध्यान से देखें, फिर उसके बाद में आगे एक्सप्लेन करेंगे। यार यहां पर ये कौन सा शेल है, के, ये एल, इधर
m। ये बोर मॉडल ऐसे बताते हैं, लाइमन मामा जो पढ़ा होगा तुमने, n। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन k में आया तो कौन सी सीरीज की एक्सरे बनने वाली है? k सीरीज की। तो हम पहले यहां पर बना लेते हैं। अच्छा, k सीरीज की क्यों बनी होगी? क्योंकि शायद जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फिलामेंट से निकल कर, उसने k शेल में वैकेंसी बना दी, तो वहीं पर ही आएंगे एंड में। तो एक हो सकता, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है क्या कि सेकंड से एन, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये यहां से आ रहा हूं। अच्छा, इस सीरीज का एक्सरे को क्या नाम दूंगा? K पर पहुंच रहा है तो K पहला है, जस्ट इमीडिएट तो K अल्फा। हो सकता है यहां से यहां आ रहा हूं, पहुंच किधर रहा है? K पर, यानी कि K सीरीज कहां से आ रहा है? 2 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा K बीटा। इस वाले को K गामा। बोर्ड ने ये हाइड्रोजन के लिए बताया था, इसलिए इसका डिफरेंस 10.2, ये डिफरेंस ये बताया। हम वो डिफरेंस नहीं जाएंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे हमको। अच्छा, अब यहीं रुक जाते हैं। ऐसा करते हैं यार, जरूरी नहीं है ना K सीरीज ही बने, L सीरीज बनाओ। तो कहां पहुंचाना है? सेकेंड ऑर्बिट पे। तो सेकेंड ऑर्बिट पे जब हम बनाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट पे बनाएंगे तो ये, इसका नाम क्या दोगे तुम? L अल्फा, इसका नाम L बीटा। चलो इसको 2 ही रहने देते, तुम चाहो तो और बना दो, उसमें क्या है। इसका नाम M अल्फा, M मतलब थर्ड नंबर पे, और अल्फा मतलब जस्ट इमीडिएट एक से है। सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी होगी? के ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये भी देखो, ये बहुत छोटा होता है। तुम खुद ट्राई करके देखो, ये एनर्जी कितनी होती है? 13.6, 3.4, डिफरेंस 10.2। ये कितना है? 3.2, ये 3.4, ये 1.51 और ये 0.85। तो ये 3.4 और 0.85, 2 से लगभग 2 मान, और ये डिफरेंस कितना है? 10। बहुत बड़ा डिफरेंस है, इससे बड़ा डिफरेंस है। तो जो एनर्जी का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे बड़ी एनर्जी किसकी आई? गामा की। फिर उसके बाद में K बीटा की, फिर उसके बाद में K अल्फा की, फिर उसके बाद में L बीटा, फिर L अल्फा, फिर M। यार एनर्जी आ गया है क्या? एनर्जी की वैल्यू फोटोन ही तो है एक्सरे के, तो hc/λ। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ उल्टा, लैम्डा लिखो। कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरे होता है उसमें बोर मॉडल यूज होता है। बोर मॉडल क्यों यूज हो रहा है, ये वर्ड क्यों लिख दिया हमने? यार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि जहाँ केविटी वैकेंसी बन गई तो कहीं और से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये बोर मॉडल ने बताया। ये मोजले करेक्शन क्या है वो भी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा कि इस करेक्शन मोजले करेक्शन भी दिया जाता है। एक्सरे जो होती है कैरेक्टरिस्टिक में, कंटिन्यूस में तो हमने कल बात की थी, सारी वेवलेंथ मिलती है, लेकिन एक मिनिमम वेवलेंथ होती है उससे कम नहीं जा सकती है। मान लो हमारे पास में हमने 1000 वोल्ट का एक बैटरी लगा दी, 1000 वोल्ट मतलब 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट की अगर मैंने एक्सेलरेटेड पोटेंशियल लगा दिया है तो बताओ कितनी मिनिमम वेवलेंथ बन सकती है? क्या बनेगा? 12,400 अपॉन में 1000, कितना आएगा? 12.4। तो 12.4 से नीचे नहीं जाएगा, तो अभी भी रेंज है 12.4 से 100 तक के लिए, क्योंकि क्या होती है वेवलेंथ? 0.1 से 100, तो अभी अच्छी खासी वेवलेंथ है हमारे पास रेंज है। अच्छा, इससे ये जो 12.4 है मिनिमम, बता सकते हो ये सॉफ्ट एक्सरे बन रही है या हार्ड? वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, सॉफ्ट एक्सरे। अरे उसका रेंज क्या था?
सॉफ्ट। अच्छा, वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है? जिसकी एनर्जी कम हो, और एनर्जी कम यानी कि सॉफ्ट। तो यहां पर पॉइंट, अच्छा कम है, वेवलेंथ कितनी होती है? 0.1 से 10। ये तो ज्यादा की रेंज में 12.5 ही, 12.4 ही मिनिमम में से तो बड़ी बनेगी। तो मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो सॉफ्ट, और सॉफ्ट मतलब रेडियोग्राफी में काम आने वाला है ये वाला पार्ट। तो 1 किलोवाट लगाया जाता है एक्सरे बनाते वक्त हॉस्पिटल की लैब में, जहां पर एक्सरे करा जाता है। जो बोर मॉडल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि केमिस्ट्री में पता नहीं आधे लोगों ने पढ़ा और आधे लोगों ने नहीं पढ़ा। थोड़ा सा ज्ञान केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें भी टॉपिक बोर मॉडल। क्या होता है वहां पर देखें, मान लीजिए एक ये ऑर्बिट, ये n1 है, ये n2 है, मुझे नहीं पता कहां से कहां है, मैंने बस बोला ये n1 है n2 है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ रहा है तो जिस पर आता है उसको n1 बोलते हैं, जहां से आता है उसको n2 बोलते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा था। अच्छा, यहां पर L अल्फा, L अल्फा मतलब कहां पहुंच रहा है? L अल्फा मतलब L मतलब 2 पर, तो जहां आ रहा है वो क्या बनेगा? n1, जहां से आ रहा है वो बनेगा n2, n2 से n1 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये जो एनर्जी एक्सरे की निकलती है, सॉरी ये जो एनर्जी निकलती है, उसके लिए जो फॉर्मूला बोर्ड ने दिया था, बोर्ड ने फॉर्मूला दिया था E = RCH/Z² 1/n1² - n2²। ये कभी देखा हुआ है किसी ने? कितने लोगों ने इसको सुना तक नहीं कभी जिंदगी में? आज देख लो क्या चीज है वो बता देता है। ये है कहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से आ रहा है। Z है जो एटम है, जो जिसके भी अंदर ये ट्रांजिशन हो रहा है, उस एटम का प्रोटॉन, Z एटॉमिक नंबर, H प्लैंक कांस्टेंट, C है लाइट की स्पीड, और ये फोटोन है ना क्योंकि, तो लाइट की स्पीड, और ये है R रिडबर्ग कांस्टेंट। केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं तो R हम लिख देते हैं, R क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ एक ही फॉर्म में काम आएगी, 1/r वाला ही पड़ी होगी, दूसरी भी पड़ी होगी लेकिन 1/r ही काम आता है। जो 1/r मतलब जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है वो तो r होता है, लेकिन 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। पढ़ाई गए, यही काम आती है कैलकुलेशन में, और यही काम आएगी यहां पर भी। तो अभी ध्यान रख लें, कांस्टेंट होता है, PV = nRT वाला r नहीं है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाला r है, 1/, और r है रिडबर्ग कांस्टेंट, हमें 1/r की वैल्यू क्योंकि इजी है 912 एंगस्ट्रॉम ये होती है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला था बोर्ड ने जो दिया था, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अरे इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए दिया था। क्या ये दूसरी जगह नहीं लगेगा? लग जाएगा, लेकिन बोर्ड ने ये जो दिया था फॉर्मूला, वो उन हाइड्रोजन की तरह के ऐसे एलिमेंट्स के लिए दिया था जहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब बाकी सब बाहर निकाल दिया, तो ये उन्हीं पर वैलिड है। जैसे मान लो सोडियम पे लगेगा, हाँ लग जाएगा, लेकिन उसके बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11, तो 10 बाहर निकालो, एक बचेगा, तो एक के लिए लगेगा। लेकिन Z तो अभी भी कितना आने वाला है? 11। Z थोड़ी ना चेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर, Z चेंज होता है क्या? Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो नहीं चेंज होगा, तो ये तो वही रहेगा। लेकिन यहां पर हम एक्सरे का प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और एक्सरे के प्रोडक्शन में जो टारगेट मेटल है, जहां पर ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये L के, वहां तो Z ही ज्यादा है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर निकालोगे? तो वहां पर बोर्ड ने जो दिया था ट्रांजिशन, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स के लिए दिया था, जिनमें नहीं है उनमें भी सिंगल बनाओ तभी यूज होगा। उसके अंदर ये मोजले का करेक्शन लगाया गया है। मोजले ने बोला क्या जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी ये काम किया जा सकता है, बस एक करेक्शन लगाएंगे। तो हमारे पास में मोजले का करेक्शन यहां पर होता है, मोजले करेक्शन, कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स स्पीशीज जो आएगी
उनमें Z की जगह Z को रिप्लेस कर दो Z माइनस B से, और ये B जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कुछ चीजें पहली बार पढ़ रहे हो तो मजा तो आए, सीखना तो पड़ेगा ही ना। फोटो इलेक्ट्रिक भी तो पहली बार ही पढ़ा होगा, पहले पढ़ चुका थे? जब आवाज आएगी ना बाहर ही निकालूंगा 3 रो को आसपास के, है ना। अभी हो क्या 10th पास ही तो, इतने बड़े कैसे हो गए तुम? 10th ही तो पास हो। वो भी कोविड टाइम पे पास नहीं, प्रमोटेड, सॉरी प्रमोटेड हो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यार ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता क्या है वो देखें, वैसे तो तुम्हें जरूरत नहीं है फिर भी देखें। हाइड्रोजन लाइक एटम या फिर सिंगल स्पीसीज जो थे उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही था, बाकी भगा दिए। तो बाहर से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वैकेंसी बना देता तो उस इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन पे वो टकराएगा उसके अलावा और कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो उसको परेशान करे। अरे मान लो जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था ना एक सर्कल, जिस इलेक्ट्रॉन पर बाहर से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था, मान लो आसपास के दूसरे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, टकराने वाला है और ये टक्कर खाने वाला है, तो इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन को कोई बाकी परेशान करेगा ही नहीं, तो ये तो इससे टकराएगा और निकल जाएगा। तो वहां पर सिर्फ Z ले लेते थे। लेकिन जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जो इससे टकराने वाला है तो आसपास के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल। और यार ये तुमने नाम पढ़ा है Z इफेक्टिव, वैसा नहीं लग रहा है? Z इफेक्टिव, अच्छा उसके अंदर एक शील्डिंग विल्डिंग वाला नहीं पढ़ा? Z इफेक्टिव पढ़ा होगा, EA पढ़ा होगा, IA पढ़ा होगा, ये बहुत सारी चीजें पढ़ी। उसमें कभी क्या लगा देते हैं, कभी क्या लगा देते, जब मर्जी लगा देते हैं। जब हमें लगता है कि अब से यही लगाएंगे, अगले क्वेश्चन में कुछ और लगा देते हैं, इनऑर्गेनिक। तो वहां पर ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगता है कि यार बाकी उसको रिपेल करते हैं। और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है वो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। अगर K वाले के लिए बात करूं, K शेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बनकर आई 1। और जो B की वैल्यू, जो L शेल है उसके लिए B की वैल्यू बनकर आई 7.4। नॉर्मली K पर इक्वेशन बनेंगे सारे, तो ये मतलब Z की B की वैल्यू हमें क्या लेना है 1। तो अब मैं ये मोज़ले करेक्शन कर दिया, किसके लिए किया था? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, जहां पर हम बोर्स मॉडल और साथ में इन दोनों का यूज करने वाले हैं। तो मोज़ले करेक्शन जो हमारा लगा, अब हमारे पास में जो एनर्जी आ रही है RCH, Z नहीं, Z माइनस B, और यह आ जाएगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये एक्सरे में N2 से N1 पर जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो उससे जो एनर्जी निकली होगी ये उसकी वैल्यू है, बस Z की जगह। क्योंकि देखो हमने क्या क्या किया, ये हटा दो, इसकी जगह Z होता तो कौन सा मॉडल बन गया? बोर मॉडल। लेकिन बोर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, लेकिन यहां पर तो हैवी मेटल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर उसका एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन, अच्छा अगर क्या बोलते हैं, अगर एक्सरे K सीरीज वाली बन रही है तो B की वैल्यू 1 ले लेना। अगर वो L सीरीज वाली बन रही है तो 7.4 कभी लेना ही नहीं पड़ेगा, तो 1 ही आएगा। K सीरीज वाले पे क्वेश्चन बनते हैं, बस बने हैं, जो हम क्वेश्चंस करेंगे उससे पता चल जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बार देख रहे हैं ये चीजें, कि बहुत सारे लोग कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़े हुए, तो उसको हो सकती है प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या एनर्जी है? फोटोन है ना, ये क्या ई का, ये ई जो है एनर्जी, ये किसकी है? एक्सरे फोटोन की। यहाँ पर तो हम एक्सरे की बात करेंगे ना, क्योंकि एक्सरे निकाले, तो एक्सरे फोटोन के लिए फोटोन है तो H न्यू RCH Z माइनस B का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/N स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू आ गई। H से H कैंसिल, ये न्यू, यहां पर आएगा RC N1 स्क्वायर माइनस ये ऐसे ये वैल्यू मिली, और फिर Z माइनस B। यार ये जो वैल्यू है, मान लो मुझसे बोला क्या ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट N1 और N2 वैसे तो अलग अलग हो सकते हैं, कभी 1 से 2 से 1 आए, कभी 3 से 1 आए, 4 से 1 आए, लेकिन मैंने बोल दिया एक फॉर अ गिवन ट्रांजिशन, मैंने बोल दिया एक ट्रांजिशन फिक्स कर देते हैं कि मान लो 4 से 2 पर आ रहा है या 4 से 1 पर आ रहा है, मैंने फिक्स कर दिया फॉर अ गिवन कि कांस्टेंट है, फॉर अ गिवन
ट्रांजिशन, किसी गिवन ट्रांजिशन के लिए तो फिक्स हो सकता है ना, लेकिन गिवन मान लो मेरे से बोला गिवन ट्रांजिशन मतलब मैं 4 नंबर की ऑर्बिट से 1 नंबर की ऑर्बिट में आ रहा हूं। एक बार ये वाला काम 4 से 1 में मैंने उस मेटल में किया जिसका Z की वैल्यू 34 है, और एक बार यही काम मैंने उसमें किया जिसमें 65 है। दोनों में वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन दोनों के लिए मैंने ये क्या वैल्यू वाली फिक्स कर दी मैंने, गिवन ट्रांजिशन के लिए ये वाली वैल्यू फिक्स होगी, बस ये अलग अलग आएगा। तो यहां से ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो गई और इस कांस्टेंट को हमने ए नाम दे दिया। तो यहां से हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो आई वो इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से ये जो है प्रोपोर्शनलिटी में ये किसके लिए है, फॉर गिवन ट्रांजिशन, मतलब मैंने कहां से कहां आना वो फिक्स कर दिया। तो अलग अलग जेड के लिए फ्रीक्वेंसी ये आएगी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट न्यू इक्वल्स टू जेड माइनस बी। ये है मोजले रिलेशन। लगभग ये मान लो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए ना 10 बार ये फॉर्मूला पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोजले रिलेशन, ये कौन सा सही है। 10 बार आया होगा अलग अलग एग्जाम में, IIT मान लो, जे एडवांस मान लो, जेई मान लो, नीट मान लो, नीट में ज्यादा आते हैं, स्टेट लेवल पे बहुत बार आए ये मोजले रिलेशन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोजले रिलेशन। वो था करेक्शन बी वाला, और ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी केस में। ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो बता दो। जब ट्रांजिशन हुआ तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जो ट्रांजिशन हुआ तो एनर्जी एक्सेस में जो निकली एक्सरे का फोटोन, तो उस एक्सरे के फोटोन की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नहीं होगी, वेवलेंथ भी निकाल देंगे, एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ निकाल दें। क्या अभी वापस से हम ये लिख दें RCH Z। अच्छा मोजले करेक्शन के साथ में लिखेंगे एक्सरे में तो कितना आएगा 1 माइनस 1, ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यार अब वेवलेंथ निकालने क्या कर दूं, hc बाय लैम्डा RCH Z माइनस बी का होल स्क्वायर h इंटू सी, h इंटू सी कैंसर, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू R Z माइनस बी। अच्छा K वाली होता तो ये क्या हुआ 1, L वाला हुआ तो Z, तो मेटल दिया होगा क्वेश्चन में कि कौन सा मेटल है, Z की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां से कहां आ रहा है वो पता चल जाएगा। अच्छा हो सकता है कुछ लोगों को भी दिक्कत आ रही हो, सर वो रिडबर्ग कांस्टेंट ये R है, ये आपने कैसे लिया, ये कैसे लिया। अच्छा रिलेशन यहां से भी देख लो, ये जो है फ्रीक्वेंसी तो क्या इसका इनवर्स होगा वेवलेंथ, देख लो इनवर्स वेवलेंथ इसके वापस से वही प्रोपोर्शन आ गया इनवर्स। अगर मुझे वेवलेंथ निकालना पड़ेगा अगर, तो मैं क्या करूंगा इसको उल्टा कर दूं, तो 1 अपॉन R, वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ये नीचे आएगा तो ये जो 1 अपॉन R आएगा ना ये बन जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम, 912। इजी सॉल्व हो जाती है चीजें, ये चीज क्लियर है। अब मुझे लास्ट लाइन, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे इससे, मुझे ये बताओ क्या इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक क्यों नाम दे दिए। वहां पर कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस मतलब क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बिना कोलिजन के बीच बीच में से जा रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बिना कोलिजन के जा रहे होंगे। हमें वहां पता चल गया यार वहां एक मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 12,400 अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, उससे ज्यादा भी होगा लेकिन मिनिमम इतना होगा। लेकिन वहीं पर जब वो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे कुछ टकरा भी गए, और कुछ टकरा भी गए तो यार अगर फर्स्ट ऑर्बिट से टकराया के शेल से तो के अल्फा निकलेगा, और के अल्फा की एनर्जी अलग तो उसकी वेवलेंथ अलग। मान लो के अल्फा पे निकला और एक के बीटा के निकल गया, के बीटा निकला तो उसकी एनर्जी डिफरेंस अलग तो उसकी वेवलेंथ भी अलग। तो के अल्फा से एक वेवलेंथ आई x, इसकी वेवलेंथ आई y, x और y के बीच में कुछ नहीं निकला। ये है स्पेशल, इस ट्रांजिशन के लिए ये वेवलेंथ, इस ट्रांजिशन के लिए ये वेवलेंथ। अरे मेटल भी अलग अलग, z की वैल्यू अलग अलग तो वेवलेंथ अलग अलग, यानी कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो रही है, हर एक के लिए ये वैल्यूज अलग अलग हो रही है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वो z पर डिपेंड नहीं करता है, कल वाला वो तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा था, z कहां था वहां, लेकिन ये z पर डिपेंड कर रहा है, ये कहां से कहां आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि इस वेवलेंथ को नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ स्पेक्ट्रम। क्लियर है, लिखो
थोड़ा सा इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ गया है, समझ में आया तो देख लूंगा। चिट्ठी सेंटर ऑफ मास कॉलिजन, और जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक। मॉडर्न फिजिक्स मैंने उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, हो सकता है उसमें, पहले बोल दो, हो सकता है उसमें ये ना आए कि सेंटर ऑफ मास कॉलिजन नहीं है, शायद मैं अपडेट करना भूल गया, नहीं लिखा हुआ ना। सेंटर ऑफ मास कॉलिजन आएगा, है ना, मैं उनको अपडेट करवा दूंगा। हाँ नहीं, मैंने उनको कल दे दिया था, और मैंने कल किसी से बोला भी था कि शायद मैं उनको लिखना भूल गया, बोलना भूल गया। और रेडियो एक्टिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक, और वो बहुत बार आ गए, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स और एक्सरे। रिवीजन तो जरूरी है, छोटे से टॉपिक में तो कोई भी हीरो बन जाता है। 7.4 कभी यूज नहीं होगा, बस यूं ही लिख दिया हमने, ये यूज होगा बस। लिख लिया, लिखो इसमें एक लास्ट लाइन, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल Z, नेचर ऑफ मटेरियल Z एंड ट्रांजिशंस N1 एंड N2, ब्रैकेट में N1 N2 एंड ट्रांजिशन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, है ना, ताकि थोड़ा सा ये प्यार है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ K अल्फा, फाइंड आउट रेशियो ऑफ K अल्फा एंड K बीटा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, find out ratio of K alpha and K beta wavelength of X-ray obtained by same metal। यार एक्सरे है, उसमें दो तरह की वेवलेंथ निकालते हैं, थोड़ा अप्रोच लगे, अभी चल रहा है, तुम तो फॉर्मूला लगा दोगे सीधा बिना सोचे समझे, और सही आ भी जाएगा, लेकिन तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा पढ़ा दिया यार, क्योंकि वो फॉर्मूला चल रहा है, तुमने जाना कैसे हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा, टॉपिक भी रिवाइज होगा, चीजें। यार वेवलेंथ पूछे जा रहा है एक्सरे में, एक्सरे में दो तरह की वेवलेंथ होती है, कंटीन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक। कंटीन्यूअस के अंदर एक ही चीज देखी हमने, मिनिमम वेवलेंथ वाली, बाकी तो सब मिल जाता है, कितना मिनिमम तक मिलेगा वो पता होना चाहिए, दैट इज लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 12,400 अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ये KLM अल्फा बीटा गामा, ये कैरेक्टरिस्टिक में आता है, जो Z और ट्रांजिशन पर डिपेंड करता है। इसने किसने हेल्प की थी बताने में, बोर्ड और मोजले ने। मोजले ने करेक्शन किसका किया था, B का, स्क्रीनिंग फैक्टर का। तो वहां पर हमारे पास में क्या निकालना है वैसे, लैम्डा। क्या लैम्डा की वैल्यू जो आएगी 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू R बचा था, वो C और H तो कैंसिल हो गया था, HC से। Z की वैल्यू कितना आएगा, अरे Z के V, ये आ जाएगा 1 माइनस N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। चलो देखते हैं। अच्छा, ये वैल्यू सेम, Z सेम, अच्छा वैसे दोनों K के है क्या, तो ये वैल्यू 1 रख दो, लेकिन फिर भी सेम, तो मतलब ये दूसरे के इनवर्स में, तो लैम्डा जो है वो 1 अपॉन ये आने वाला है, अरे 1 अपॉन 1 बाई ये वैल्यू आने वाली। अरे यार ये इनवर्स है ना इस पूरे के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, ये इनवर्स है। तो पहले वाले के लिए K लैम्डा अल्फा और दूसरे वाले के लिए K बीटा। तो पहले वाले के लिए नीचे बनेगा पूरा उल्टा। अच्छा, कहां से कहां आ रहा है, 1 में, कहां से आ रहा है, 2 से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये पहले वाले के लिए, इसके लिए है। इसमें कहां आ रहा है, 1 पर, कहां से, 3 से, ये वाली वैल्यू आएगी, कितना आएगा ये 1 अपॉन, उल्टा कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 1 माइनस 1 बाई 27, 1 माइनस 1 बाय 4, तो ये हो जाएगा 26 बाय 27। ओह माय गॉड, 8 बाय 9, 3 बाय 4 आता है क्या तुम्हें, ये
32/27। नहीं, ये तो दिख गया है यार, ऐसे मतलब मैं तो मेरे भी थी।